वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स जितनी भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सब की फ्री क्लासेस चैनल पर होती है। आज मैथ पैथोलॉजी का शुरू किया जा रहा है। चैप्टर 1 आज से प्रारंभ किया जा रहा है, डांस थ्योरी एंड डांस बॉक्स एंड ब्लॉक्स। तो मैथ पैथोलॉजी में या जितने भी KVS या ऑल टेट्स एग्जाम्स है, जितने भी ये सभी एग्जाम्स में आपका ये टॉपिक से प्रश्न जो पूछा जाता है। और यदि सीटेट में देखा जाए तो आपको डांस थ्योरी एंड डांस बॉक्स एंड ब्लॉक्स इन सब से ये दोनों मनोवैज्ञानिक है, इनसे प्रश्न जो अवश्य आता है। और जितने लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। चैनल पर सभी क्लासेज आपको बेसिस लेवल से पढ़ाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम है जोल्टन पॉल डाइन्स। उनका पूरा नाम है जोल्टन पॉल डाइन्स। उनका जन्म हुआ था 21 जून 1916 को और वो गुजर गए थे 11 जनवरी 2014 को। उनका जन्म हुआ था 21 जून और वो 1916 को और वो गुजर गए थे जनवरी 11 2014 को। वो कहाँ के गणितज्ञ थे? मैथमेटिशियन हंगरी के वो गणितज्ञ थे। और उनका जो सिद्धांत था वो सभी मनोवैज्ञानिक से अलग था। जीन पियाजे जी ने कहे कि बालक का जो विकास जो होता है वो प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होता है और बालक उस अवस्था में पहुंचता है तब बालक का विकास होता है। लेकिन डाइन्स जी का कहना है कि बालक किसी भी अवस्था में हो, बालक किसी भी अवस्था में हो, बालक को म्यूजिक, गेम्स, सॉन्ग्स के द्वारा मैथ सिखाया जा सकता है। बालक का अवस्था कुछ भी हो, बालक को छोटी सी भी अवस्था में बहुत सारे मैथ उसको सिखाए जा सकते हैं। खेल के द्वारा भी, म्यूजिक्स के द्वारा, गेम्स के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा मैथ सिखाया जा सकता है। बच्चे का अवस्था कोई भी हो, उसको उस अवस्था में अच्छा मैथ विकसित किया जा सकता है। तो ये कहना था आपको डाइन्स जी का यही कहना था। और जबकि जीन पियाजे जी का कहना था कि बच्चा का जो विकास जो होगा वो उनके अवस्था पर होगा। बच्चा अगर इन्फेंसी में है तो उसका कुछ और विकास होगा। बच्चा अगर चाइल्डहुड में है, बाल्यावस्था में है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में है तो बालक का विकास कुछ और होगी। बालक किशोर अवस्था में जाएगा तो बालक का विकास कुछ और होगा। जबकि डाइन्स जी का कहना था कि बालक कोई भी अवस्था में हो, अगर बालक अगर सबसे छोटा में भी हो, इन्फेंसी या तो चाइल्डहुड में हो या पूर्व बाल्यावस्था में हो, तो बालक को हम बहुत सारे हाई लेवल के मैथ भी सिखा सकते हैं, खेल के द्वारा, म्यूजिक्स के द्वारा, गेम्स के द्वारा। जोल्टन पॉल डाइन्स ने 6 अवस्थे बताए। जोल्टन पॉल डाइन्स के द्वारा 6 स्टेजेस के बारे में जिक्र किया गया है। पहला आपका फ्री प्ले स्टेज, स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था। सेकंड है आपका रूल विंडिंग स्टेज, नियम अवस्था। थर्ड है आपका कंप्रेंशन स्टेज, तुलनात्मक अवस्था। फोर्थ आपका रिप्रेजेंट स्टेज, प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन अवस्था। फिफ्थ है आपका सिमुलेशन स्टेज, सांकेतिक अवस्था। 6 है आपका प्रिंसिपल स्टेज, सिद्धांत की अवस्था। तो इन सभी स्टेज के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, जानेंगे और इनके स्टेज से ही प्रश्न है जो पूछा जाता है। आपको जो 6 जो स्टेज जो दिए गए हैं, फ्री प्ले स्टेज, रूल विंडिंग स्टेज, कंप्रहेंशन स्टेज, रिप्रेजेंट स्टेज, सिमुलेशन स्टेज, प्रिंसिपल स्टेज। तो जितने स्टेज 6 स्टेज आपको दिए गए हैं, आपको प्रश्न सीटेट में इन 6 स्टेज से पूछा जाता है। तो एक एक स्टेज के बारे में जानेंगे कि पहले ये जानेंगे कि फ्री प्ले स्टेज कहते किसको है। सबसे पहले फ्री प्ले स्टेज के बारे में जानेंगे जो डाइन्स के द्वारा, जोल्टन डाइन्स के द्वारा बताया गया है। और सीटेट में जो प्रश्न जो आता है उसमें आपको ये सिर्फ नाम दे देगा, ये पूरा नाम नहीं लिखेगा। जोल्टन पॉल डाइन्स ये तो उनका पूरा नाम हुआ, लेकिन उनका पूरा नाम नहीं दिया जाएगा आपको। CTP वो पैथोलॉजी में, मैथ के पैथोलॉजी में सिर्फ ये नाम दिया हुआ रहेगा, डाइन्स, सिर्फ ये नाम दिया हुआ रहेगा ओनली।
ये नाम नहीं, न्यूटन पॉल नहीं, सिर्फ डांस दिया हुआ रहेगा। तो डांस से आप समझ जाइएगा कि न्यूटन पॉल डांस के बारे में कहा जा रहा है। तो आरंभ करते हैं उनका पहला अवस्था के बारे में। 6 अवस्था तो उनका था। तो पहला उनका स्टेज है फ्री प्ले स्टेज। जैसे आपने जीन पियाजे जी के द्वारा 4 स्टेज के बारे में जिक्र किया गया था, उसी प्रकार से आपको डांस के द्वारा भी आपको 6 स्टेज के बारे में जिक्र किया गया है। तो पहला स्टेज है फ्री प्ले स्टेज। फ्री प्ले स्टेज कहते हैं किसको है, समझिए इसको। इसमें क्या होता है कि बालक के सामने कोई समस्या आ जाती है। बालक मैथ सीखना प्रारंभ किया है, शुरुआत किया है, तो बालक के सामने समस्या आ जाती है। समस्या आने का कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि कोई सी एग्जाम्पल में देख लीजिए कि उस बालक को सिखाया गया है 2 + 6 = 8। 2 प्लस बालक को सिखाया गया है 2 + 6 = 8। ठीक है, ये बालक को सिखाया गया है। और इसी बालक से प्रश्न पूछा जाए कि 6 + 2 क्या होगा, तो बालक इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? बालक को सिखाया गया था हमेशा छोटा नंबर से बड़ा नंबर को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को सिर्फ क्या किया गया, उल्टा किया गया था। आगे 6 कर दिया गया और ये 2 कर दिया गया है। तो बालक बोलेगा कि सर इसने ये चीज तो हमने आपने पढ़ाया ही नहीं है। बालक को अब क्या हो गया, बालक को समस्या हो गया कि 6 + 2 क्या होगा। 2 + 6 तो उसने पढ़ा था, लेकिन 6 + 2 क्या होगा। तो बालक सामने क्या होगा, समस्या आ गई। अब बालक इस समस्या को हल करने के लिए अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। तो पहली बार वो प्रयास करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, उत्तर जो आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो फिर से बालक सोचेगा कि मेरा उत्तर गलत क्यों आ रहा है, कहाँ पर हमने वहाँ पर उसको हमने ध्यान नहीं दिया। फिर बालक उसको हर पहलू से जांच करेगा और जांच करने के बाद बालक उसके उत्तर को ढूंढ निकालेगा। तो फ्री प्ले स्टेज में कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ, स्वतंत्र अवलोकन अवस्था में कहने का मतलब ये हुआ कि बालक को कुछ समस्या आ गई है और बालक उसको मस्तिष्क के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा उसको सोचता है। अगर वो उस उत्तर को वो जान नहीं पाता है तो बालक उस अवस्था को जानने का, बालक उस प्रश्न के उत्तर को जानने का कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी माध्यम के द्वारा हो। ठीक है, तो फ्री प्ले जैसे उसी को कहते हैं। सेकंड आपका रूल विंडिंग स्टेज। रूल विंडिंग स्टेज नियम अवस्था, और रूल विंडिंग स्टेज नियम अवस्था, ये सेकंड स्टेज है। पहला स्टेज में फ्री, ये भी आपको फ्री प्ले स्टेज से संबंधित है। सेकंड जो स्टेज आपका रूल विंडिंग स्टेज, ये भी आपका फ्री प्ले स्टेज से संबंधित है। तो हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि फ्री प्ले स्टेज में क्या हुआ था। फ्री प्ले स्टेज में ये हुआ था कि बालक के सामने कोई समस्या आ गई थी, बालक ने उसको हल करने का कोशिश किया, उसमें बालक वो असफल हुआ। बालक ने फिर से दिमाग लगाया और वो समझने की कोशिश किया कि हमसे वो गलती कहाँ पर हो रही है, और गलती कर भी रहे हैं तो क्यों हो रही है, कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बालक उसको हर पहलू से जांच किया, जांच करने के बाद फिर उसमें सुधार किया और उसका मैथ का वो उत्तर है जो वो आ गया। तो रूल विंडिंग जो स्टेज है जो है उसको कहते हैं फ्री प्ले स्टेज से संबंधित है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, समस्या को हल करते हैं उसमें नियम बंधित आ जाता है, जो हल कर रहे हैं उसमें क्रमता आ जाता है, या नंबर खेल ऐसा हो जो विषय वस्तु से जुड़ा हो और उसी क्रमता को एक नियम बना सकते, उसी नियम को बाध्य नियम अवस्था कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये हुआ, कैसा लगा था ये खाए थे? कहने का मतलब ये हुआ कि फ्री रूल बिल्डिंग स्टेज में ये हुआ कि शिक्षक जो है बालक को, सभी बालकों को अलग अलग मैथ देंगे जोड़ने के लिए। ठीक है, और वो जोड़ने के लिए बालक को मैथ देंगे और बोलेंगे कि सब लोग जोड़ करके कॉपी में नोट कर लो, ऐड करके सब अपने कॉपी में नोट कर लो, और अब हमें, तो इस अवस्था में ये हुआ कि शिक्षक ने सभी बालकों को अलग अलग मैथ दिए
और मैथ देने के बाद सभी शिक्षकों को सभी शिक्षक ने बालकों से कहा कि सब अपने उस उत्तर को बताएं। किसी बालक को दिया गया कि 2+6 कितना होता है, 8 होता है। और किसी बालक को प्रश्न दिया गया था 1+7 कितना होगा। किसी बालक को दिया गया 4+4 देखो। तो पहले बालक से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा 8 आंसर आया। सर ने उस बालक से पूछा, सेकंड बालक से, उसने क्या बताया, मेरा 8 आया। थर्ड बालक से पूछा गया तो उसने क्या बताया, मेरा 8 आया। तो ये पहले बालक का 2+6+8 हुआ, सेकंड बालक का 1+7 था। तो यहाँ पर संख्या देखिए क्या हो रहा है, इसमें 1 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला बालक आश्चर्यचकित हुआ कि सर मेरा जो जोड़ने पर जो संख्या जो आ रही है 4+4 वो 8 आ रहा है, लेकिन इस बालक को जो जोड़ने पर जो संख्या आ रही है उसका भी सेम संख्या क्यों आ रहा है। तो सर ने वहां पर सभी बालकों को समझाया या और भी बालक को समझाया कि नंबर आपका कोई भी हो, नंबर आपका प्रोडक्ट आपका कोई भी हो, और एक प्रोडक्ट से अलग अलग संख्या को जोड़ करके प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो 8 जो दिया गया उसको 2+6 8 होगा, 4+4 8 होगा, 1+7 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एडिंग, सब में एडिंग कर रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं, संख्या को ऐड कर रहे हैं, लेकिन सबका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सेम प्रोडक्ट को हम अलग अलग मेथड के द्वारा उसको हम लोग जोड़ करके बता सकते हैं। तो बच्चा को स्टार्टिंग में यही आपको समझ में नहीं आया था कि मेरा 2+6 8 आया, तो मेरे दोस्त को 4+4 8 क्यों आया, या मेरे जस्ट एक और बगल में जो पीछे जो खड़ा जो मित्र है, जो दोस्त है, उसका 1+7 जोड़ने पर उसको 8 क्यों आया। तो बालक को ये समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में, लेकिन शिक्षक ने उसे समझाए कि जो प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट को जो आएगा उसको हम अलग अलग मेथड के द्वारा उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो नियम अवस्था आपको वही कर रहा था कि समस्या को हल करते समय उसमें नियम बंधित आ जाता है, जो हल कर रहे हैं उसमें क्रमता आ जाता है, और वह नंबर खेल ऐसा हो जो विषय वस्तु से जुड़ा हो, और क्रमता एक नियम बना उसको नियम कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी बच्चों को यहाँ पर क्या सिखाया गया, सभी बच्चों को ये बताया गया कि उसको प्रोडक्ट को जोड़ करके हम अलग अलग प्रोडक्ट को जोड़कर उसको हम लोग आंसर है जो उत्तर है जो निकाल सकते हैं, और एक प्रोडक्ट का बहुत मेथड के द्वारा उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये आपका था रूल विंडिंग स्टेज, नियम अवस्था। थर्ड देखिए, ये मैंने इसका पूरा एक्सप्लेन कर दिया था एग्जाम्पल को। थर्ड है आपका है कंप्रेंशन स्टेज, तुलनात्मक अवस्था। अब तुलनात्मक अवस्था में ये होगा, इसमें कहा जा रहा है कि जब कभी बालक को विद्यालय कक्षा कक्ष में अनेक गणित खेल खिलाए गए हैं और उनको आपस में वर्ग में चर्चा की जा सकती है, और एक नियम के लिए अलग अलग सामग्री से विभिन्न खेल खिलाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब और तात्पर्य यह था कि कहने का मतलब तात्पर्य हुआ, बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ रहे हैं उसको इग्नोर कीजिएगा। कहने का कंप्रेंशन स्टेज कहने का तात्पर्य मतलब ये हुआ कि इसमें बालक को जो मैथ जो सिखाया जो गया है उसमें अलग अलग खेल से सिखाया गया है। जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल से बालक को मैथ है जो सिखाया गया। जैसे कि कहने का तात्पर्य समझिए, मतलब समझिए कि बालक को क्रिकेट मैच, बहुत सारे बालकों को वहाँ पर फील्ड में क्रिकेट मैच चल रहा है और किसी एक टीम ने वहाँ पर 43 रन बनाए हैं। समझिए इस चीज़ को, किसी एक टीम ने 43 रन बनाए हैं और कोई और जो टीम है वो 20 रन बनाया है। तो शिक्षक उसे पूछेंगे कि बताओ किसमें इस टीम को कितना रन बनाएगा कि वो मैच जीत जाएगा। तो उसको कितने की जरूरत पड़ेगा। तो तुलनात्मक कहने का मतलब ये हुआ, तो तुलनात्मक कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि किसी ए टीम ने जो टीम है वो 43 रन बनाया, बी टीम आपका कितना बनाया 20 रन बना चुका है, उसका भी कितना रन का भी और जरूरत है जीतने के लिए 24 रन का भी और उसको जरूरत है। तो शिक्षक उसे पूछेंगे कि उसे कितने रन की उसको जरूरत है। तो क्रिकेट के माध्यम से बालक क्या हो रहा है, बालक यहाँ पर सीख रहा है, ठीक है, एडिशन करने के लिए सीख रहा है या कोई भी गणित है वो बालक यहाँ से सीख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षक पूछेंगे, बोलेंगे कि ए टीम ने 43 रन बनाया है
और बी टीम 20 रन बनाया है, तो बी टीम को कितने रन के अंदर उसको आउट कर दें कि ए टीम आपका जीत जाए। तो 42 रन के अंदर उसको अगर इसको आउट कर देते हैं बी टीम को, तो ए टीम क्या वो आपका जीत जाएगा। तो बालक को यहाँ पर क्रिकेट के द्वारा उसको गणित है जो सिखाया जा रहा है, वो गणित कुछ भी हो सकता है, वो जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बालक को यहाँ पर गणित है जो सिखाया गया। सेकंड मैंने आपको उदाहरण दिया फुटबॉल का। तो फुटबॉल कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक टीम ने यहाँ पर 3 गोल कर दिया है। ए टीम है जो यहाँ पर कितना गोल किया, 3 गोल किया है, और बी टीम को कितना गोल करेगा, बी टीम ने 2 गोल किया है। तो शिक्षक पूछेंगे बालक से कि बताओ कि बी टीम को कितना गोल करना चाहिए कि जिससे वो ए टीम से वो ज्यादा जाए। तो बोलेगा सर, बालक बताएगा कि सर इसमें 2 और जोड़ दीजिए। जब इसमें 2 और जोड़ दिया जाएगा तो ए टीम हार जाएगी और बी टीम में क्या होगा आपका जीत जाएगा। फिर इसी माध्यम से बालक को क्या सिखाया जा रहा है, बालक को मैथ गणित है जो सिखाया जा रहा है। तो तुलनात्मक कहने का मतलब ये हुआ कि सभी खेलों में अलग अलग चीज को तुलना करना। फुटबॉल में अलग तुलना किया गया, क्रिकेट में अलग तुलना किया गया। तो इसी प्रकार से जितने भी खेल हैं सभी चीज में अलग अलग तुलना करना, और उन तुलना करके बालक को हम लोग मैथ गणित है जो सिखा सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट 4th आपका है स्टेज आपका रिप्रेजेंटेशन स्टेज, प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इसमें होता है कि बच्चे विभिन्न खेल के द्वारा वास्तविक तथ्य तक पहुंच चुके हैं और उस नियम को दिमाग में बच्चे विभिन्न खेल के द्वारा वास्तविक तथ्य तक पहुंच चुके हैं और उस नियम को दिमाग में स्थिर रखने के लिए ठोस प्रस्तुति की आवश्यकता है। ग्राफ चित्र के माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है और सभी सीखे गए खेल के नियम या प्रत्यय के प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। तो अभी आपने जो तीनों जो स्टेज के बारे में जाना, बच्चा खेल, म्यूजिक, इन सभी चीज के द्वारा वो बालक है जो सीख रहा था। लेकिन प्रस्तुतिकरण कहने का मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बालक को आप ठोस चाहिए। ठोस मतलब कहने का मतलब कि चित्र के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, माध्यम के द्वारा बालक को अब गणित सिखाया जाए कि जिससे बालक का जो मैथ जो गणित हो, मैथ जो क्या बालक को वो दिमाग में सेट हो जाए। तो बालक को अब जो मैथ जो सिखाया जाएगा वो किस प्रकार सिखाया जाएगा, ग्राफ और चित्र के द्वारा। और ये जो वस्तु जो होगी वो क्या होगी, ठोस होगी। ठोस कहने का मतलब ये होगा, कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि बालक के माइंड में वो जो चीज है वो आपका जो ग्राफ और चित्र के द्वारा बालक जो गणित जो सीखेगा वो उसके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर चित्र का जिक्र किया जाए तो सभी लोग बचपन में देखे होंगे कि जिन लोगों ने सभी लोग बचपन में ये देखे होंगे कि जो वो मैथ पढ़ रहे होंगे, गणित में जोड़ या घटा पढ़ रहे होंगे, तो उसमें ना क्या किया जाता है कि जैसे जोड़ उसमें दिया गया है तो उसमें किसी 2 बॉक्स में ना कोई चित्र बना दिया जाता है। या तो बॉक्स नहीं कर सकते, या तो कोई चित्र है जो बना दिया गया, छोटे कोई चित्र यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ पर एक चित्र बना दिया गया, यहाँ पर एक चित्र बना दिया गया, और यहाँ पर एक चित्र है जो बना दिया गया। अब पूछा जाएगा बालक से कि बताओ ये कितने हुए। तो बालक चित्र के माध्यम से सीखेगा, काउंट करेगा 1 2 3। तो बालक बताएगा, क्या बताएगा, 3 बताएगा। ठीक है। तो बालक को अब क्या, बालक अब यहाँ पर क्या सीख रहा है, बालक यहाँ पर ठोस पदार्थ और ठोस माध्यम के द्वारा वो क्या बालक है जो सीख रहा है। तो प्रस्तुतिकरण में कहने का मतलब ये हुआ कि बालक अब जो भी कुछ जो सीखेगा उसके सामने वो ठोस वस्तु वो होनी चाहिए, वो या तो ग्राफ या तो चित्र के माध्यम से बालक है जो अब सीखेगा। बालक स्टार्टिंग में खेल के, संगीत से, इन सब माध्यम के द्वारा बालक है जो गणित सीख रहा था। अब बालक को उस प्रकार से मैथ बताया जाए, जैसे कि चित्र में वर्णन किया जाए, कोई बत्तख का या कोई चीज का इमेज बना दिया जाता है। आप लोग सब लोग देखा भी होंगे कि बालक मतलब बचपन में देखे भी होंगे कि चित्र है जो बना दिया जाता है, और उस चित्र के द्वारा बालक से पूछा जाता है कि बालक बताओ या बच्चे बताओ कि ये कितना बत्तख है। तो बालक है जो काउंट करेगा 1 2 3 4। तो 4 बत्तख हुए, तो बोले कि कितने बालक हुआ, तो 4 बत्तख हुआ। तो बालक यहाँ पर क्या रहा, बालक हमें चित्र के माध्यम से सीख रहा है। चित्र के माध्यम से बालक क्या कर रहा है, यहाँ पर सीख रहा है। तो यही आपका क्या था, प्रस्तुतिकरण था।
रिप्रेजेंटेशन स्टेज। 5वां आपका टॉपिक्स है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि सभी बालक के पाठ्य पुस्तक में चित्र और ग्राफ के द्वारा किसी भी गणित को समझाया जा रहा है और इसका मतलब बच्चे का गणित में जो विकास जो होगा वह तथ्य पर आधारित होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5वां आपका स्टेज हुआ सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था, इसको समझना बहुत ही इजी है। अब ऊपर वाले स्टेज में जो 4th जो स्टेज था आपको प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन अवस्था, उसको कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं या तो प्रदर्शन अवस्था भी कह सकते हैं। उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन स्टेज। तो उसमें बालक क्या था, बालक को उसमें मानचित्र और चित्र ग्राफ के द्वारा बालक को मैथ सिखाया गया, ठीक है, बालक ने सीख लिया। अब बालक को जो यहाँ पर जो गणित जो सिखाया जाएगा सांकेतिक अवस्था में ये कहा जा रहा है, तात्पर्य ये इसका मतलब ये हुआ कि बालकों को अब ये पता जाए कि ये प्लस का संकेत हुआ, ये माइनस का संकेत हुआ, ये गुना का संकेत हुआ, ये भागा का संकेत हुआ, ये आपका डिवाइड का संकेत हुआ। तो बालक को अब संकेत के माध्यम से सिखाया जाएगा कि ये प्लस का साइन होता है, ये माइनस का साइन होता है और ये गुना का साइन होगा, ये आपका डिवाइड का साइन होगा। तो अब जो बालक जो सीखेगा अब चित्र के द्वारा, चित्र के साथ साथ वो संकेत से भी सीखेगा। ऊपर वाला में जो बालक जो सीखा वहां पर उसने क्या सीखा कि जो बतख, मैंने आपको वहां पर आपको मैंने उदाहरण दिया, आपको मैंने वहां पर दिया, समझिए इस चीज को। ये आपका 5th स्टेज है सांकेतिक अवस्था में। बच्चा के सामने बतख यहाँ पर बना दिया गया। मेरा ड्राइंग सबसे बेकार है और ये ड्राइंग क्या है नहीं किसी को पता, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ड्राइंग कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं, इसको बैट मान लेते हैं, उस प्रकार इसको बैट मान लेते हैं, बैट हमसे बन जाएगा। बचपन में इसी प्रकार से बैट ड्राइंग बनाते थे। एक बैट हुआ, 2 बैट हुआ, बचपन में इसी प्रकार से बैट है जो बनाते थे, ठीक है। और ड्राइंग में सभी लोगों का ड्राइंग अलग अलग होगा, मेरा ड्राइंग सबसे खराब है क्योंकि मैं बायो का टीचर नहीं हूँ। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब जो बालक जो सीखा वहाँ पर अपर जो स्टेज था आपको प्रस्तुतिकरण अवस्था में, रिप्रेजेंटेशन स्टेज में बालक जो सीख रहा था वो बालक यहाँ पर वस्तु से सीख रहा था कि एक ये बैट हुआ और एक बैट हुआ और एक ये भी बैट हुआ, तो उसमें चित्र के माध्यम से बालक सीख रहा था। अब जो बालक सीखेगा इसमें, अब बालक इस संकेत से सीखेगा, ये प्लस का साइन है जिसका मतलब ये जो मैथ जो होगा वो प्लस होगा। अगर प्लस की जगह पर घटाव अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बालक सीखेगा कि ये क्या है, सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब बालक के सामने मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का साइन दे दिया जाए तो बालक क्या सीखेगा, बालक सीखेगा कि ये जो साइन है उस प्रकार से इस मैथ को, गणित को सोल्व करना है। तो सभी स्टेज में बालक है जो अलग अलग चीज है जो सीख रहा है। सबसे स्टार्टिंग में बालक ने किसी समस्या को हल किया था, फिर सेकंड में बालक को सामने अलग अलग मैथ दे दिए गए थे, उनसे पूछा गया था तो बालक को समझ में नहीं आ रहा था तो सर ने समझाए बताए कि इस प्रकार से एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से मैथ है जो समझाया जा सकता है। और जो थर्ड जो हमने स्टेज पढ़ा, थर्ड स्टेज में हमने ये पढ़ा कि बालक है जो अलग अलग खेल से अलग अलग चीज को वो गणित को सीख सकता है। फोर्थ स्टेज में ये बताया गया कि बालक को चित्र के द्वारा, चित्र और ग्राफ के द्वारा बालक को गणित है जो सिखाया जा सकता है। पांचवा है आपका सांकेतिक अवस्था जो अभी चल रहा है। सांकेतिक अवस्था में ये होगा कि बालक उसका सिंबल, उसका चिन्ह, जो प्लस का चिन्ह हुआ, जो माइनस का चिन्ह हुआ, जो सब्ट्रैक्ट का, घटाव का, डिवाइड का, गुना का, भाग का जो साइन हुआ, जो सिंबल जो हुआ, उसको देख के बालक समझ जाएगा कि ये किस चीज का सिंबल है और इसका गणित है जो क्या बनेगा। तो वो आपका किस में आता है, सांकेतिक में। किस में आता है, सांकेतिक में, सिंबलाइजेशन स्टेज में, कोई दिक्कत नहीं। और आपका सबसे लास्ट स्टेज आपका है प्रिंसिपल स्टेज। अब आपका 6 आपका है प्रिंसिपल स्टेज, सिद्धांत की अवस्था। अभी हमने 5 स्टेज के बारे में पढ़ाई कर लिए, जिक्र किए पूरा विस्तार पूर्वक से, सभी लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। और ये 6 आपका है प्रिंसिपल स्टेज। तो प्रिंसिपल स्टेज मतलब कि सिद्धांत की अवस्था। तो किसी भी गणित को सोल्व करते हैं, किसी भी गणित को बनाते हैं ना, तो उसका अपना प्रिंसिपल होता है, अपना उसका एक सिद्धांत होता है और वो उसी सिद्धांत पर है जो
सोल्व होता है, उसी सिद्धांत पर उस मैथ को बनाया जाता है। तो किसी विषय को अध्ययन किया गया है या फिर उसका निष्कर्ष निकाला गया है तो यह उस विषय का स्टेटमेंट या तो नियम होगा। जैसे कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी नंबर को हम जोड़ रहे हैं, जो 2 + 6, 6 + 2, 4, 2 + 4, तो इसमें जो ये जो जोड़ रहे हैं ना वो क्या हमारा एडिशन है, और एडिशन क्या हमारा नियम है, रूल है। रूल करने का मतलब कि 2 + 6 को जोड़ना है, जो आएगा इसमें जोड़ना, जो आएगा उसमें जोड़ना, तो ये हमारा क्या हो गया, नियम हो गया, हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो किसी भी मैथ को बनाइएगा तो उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये होता है, उसका सिद्धांत होता है कि मैथ जो क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी में आपको एंगल निकालने का रहेगा, जैसे कोई ट्रायंगल है उसमें कुछ एंगल्स निकालने के लिए होता है, पैरेललोग्राम दिया गया है तो उसमें उसके चारों में से किसी दो भाग को निकालना होगा। तो सबका अलग अलग क्या मान है, सबका अपना अपना क्या सिद्धांत है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल के सभी कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, और इसके द्वारा त्रिकोण किसी भी कोण का माप निकाल सकते हैं। इसे समझिए यहाँ पर कि ट्रायंगल सबको दिया हुआ है और इसमें आपको किसी एक का मान क्या हुआ दिया हुआ है। जैसे एक का मान हमको दिया हुआ 40 और दो का हमको मान नहीं दिया हुआ, ना इसका मान दिया हुआ ना इसका मान हमको दिया हुआ। तो क्या करेंगे, पहला का मान x मानेंगे, दूसरा के मान x मानेंगे, और आपका तीसरा को दिया हुआ 40, पूरा कितना 180 है। तो 2x = कितना हुआ, 2x = 180 - 40 = कितना हुआ 140, ठीक है। और x = 140/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो दोनों का ये जो कोण कितना आ गया, 70 आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा 180 आ जाएगा। तो ये किस पर सोल्व कर रहे हैं, ये क्या है, एक नियम है। ये क्या है, हमने ये जाना कि तीन कोण का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इसमें एक कोण का दिया हुआ, दो कोण का नहीं दिया हुआ, और इसका भी पहला और दूसरा कोण का आपको नहीं दिया हुआ। तो यह पर क्या था, नियम था, क्या था, आपको स्टेटमेंट था, नियम था। तो कोई भी जो मैथ या कोई भी गणित बनता है ना या बनाया जाता है तो उसका नियम होता है, उसका स्टेटमेंट होता है, और वो उसी नियम उसी स्टेटमेंट के द्वारा मैथ को सोल्व किया जाता है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक ट्रायंगल का एक उदाहरण लिया, और भी बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको छह जो स्टेज है उसके बारे में जिक्र कर दिया गया। फ्री प्ले स्टेज के बारे में जिक्र किया गया, स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था के बारे में जिक्र किया गया। सेकंड आपका था रूल विंडिंग स्टेज, नियम अवस्था, इसके बारे में जिक्र किया गया। थर्ड है आपका कंप्रेंशन स्टेज, तुलनात्मक अवस्था, इसके बारे में जिक्र किया गया। तो यहाँ पर कंप्रेंशन स्टेज के बारे में जिक्र किया गया, और रिप्रेजेंट स्टेज के बारे में जिक्र किया। प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन की अवस्था में सांकेतिक अवस्था के बारे में जिक्र किया गया, सिद्धांत की अवस्था के बारे में जिक्र किया गया, और सभी पॉइंट्स को मैंने आपको विस्तार पूर्वक से बता दिया गया। और इन 6 पॉइंट से आपको सीटेट में प्रश्न है जो पूछा जाता है मैथ पेडोलॉजी में, या जितने भी KVS हो या जितने भी टेट एग्जाम्स हो उन सभी में आपको पूछा जाता है। लेकिन सीटेट में आपको सिर्फ आपको मैथ पेडोलॉजी में इससे प्रश्न जो इन 6 अवस्था से आपको प्रश्न जो पूछा जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है डायस थ्योरी का, एक नया टॉपिक इसमें है डायस बॉक्स एंड ब्लॉक। ये आपका इसी में आपको डायस थ्योरी में आपको पढ़ना था, 6 अवस्था के बारे में बता दिया गया आपको पूरी तरह से। अब आपका है डायस बॉक्स और ब्लॉक। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। डायस ब्लॉक्स एंड बॉक्स के बारे में जानना ये बहुत ही इजी है, और इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब इनका जो डायस जिन्हें बताए थे डायस बॉक्स एंड डायस ब्लॉक, इनसे प्रश्न है जो पूछा जाता है, और प्रश्न है जो इनसे आता है पैलेस वैल्यू से, डिवीजन से, मल्टीपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इससे प्रश्न जो पूछा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब था डायस गणितज्ञ जो थे, महान गणितज्ञ थे, हंगरी के थे वो। तो उनका जो कहने का जो तात्पर्य था कि बालक जो सबसे छोटा बालक जो बाल्यावस्था में है, तो बालक को हम लोग पैलेस वैल्यू, डिवीजन, मल्टीपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, इन सब के सब उसे हम बॉक्स और ब्लॉक के द्वारा सिखा सकते हैं।
किसके द्वारा? बॉक्स और ब्लॉक के द्वारा सिखा सकते हैं। पैलेस वैल्यू भी, डिवीजन भी, मल्टीपल भी, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो बालक को जो सिखाया जाता है मैथ, किसी भी बालक को जो मैथ जो सिखाया जाएगा वो बॉक्स और ब्लॉक के द्वारा मैथ सिखाया जाएगा। वो पैलेस वैल्यू भी होगा, डिवीजन भी होगा, मल्टीपल भी होगा, एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप सबसे छोटे बच्चे होंगे तो उस समय आपके पास मनोहर पोथी का एक किताब आता था, चाहे एक और किताब आता था मैथ का। तो उसमें आप सभी लोग देखते होंगे कि ढेर सारा ब्लू रंग का ना, इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। इसको अभी समझने का एक तरीका है, ये आपका ब्लू रंग का बॉक्स है ढेर सारा बना हुआ। ये आपको ब्लू रंग का है, ठीक है। ये आपको सबके सब जितना भी है वो सबका सब आपका ब्लू रंग का है, ठीक है, ब्लू रंग का है, ठीक है। अब ये ब्लू हो गया और नीचे कुछ बना देते हैं ग्रीन का। यहाँ पर मैं उसको सिर्फ सिंबल लिख सकता हूँ, मैं इसका कलर तो चेंज अभी नहीं कर पाऊँगा, बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको कलर चेंज करने में। तो आप लोग समझ जाइएगा, ये बॉक्स बना दिया गया, ठीक है। ऊपर ग्रीन ब्लू हो गया और ये आपका क्या हो गया? ग्रीन हो गया। तो सर पूछेंगे कि ग्रीन का 2 बॉक्स लो, ग्रीन का 2 बॉक्स लो और ब्लू रंग का 2 बॉक्स लो और दोनों को जोड़ो, बताओ कितना ब्लॉक होगा। तो बालक काउंट करेगा कि ब्लू में 1 और 2, इसमें कितना था? 1 और 2, तो सब पूरा मिला के 4 ब्लॉक हुए। पूरा मिला के कितना ब्लॉक हो गया? 4 ब्लॉक हो गया। तो बालक को ना शुरू में स्टार्टिंग में ना इसी प्रकार से चित्र में ढेर सारे उसको चित्र में दे दिए जाते थे। एक आपको और याद आ जाएगा, एक आपको इस प्रकार से दे दिया जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा इमेज बनाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन नहीं, काम हो जाएगा। ऐसे करके एक पहले दे दिया जाता था, एक इसमें उजला या कुछ इसमें लटका दिया जाता था, ठीक है, इस प्रकार से। और इससे बालक है जो संख्या सीखता था, नंबर सीखता था, संख्या सीखता। जैसे कि एक यहाँ पर एक डंडा है, इसमें 1 घिंचा हुआ है, तो सब मिलके पूछेंगे कि बताओ इसमें कितना दिख रहा है? तो 1 दिख रहा है, ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसको खींचा जाएगा, अब इसमें 2 आपको कर दिया जाएगा। तो सर पूछेंगे इसमें कितना दिख रहा है? तो बालक बोलेगा सर 2 दिख रहा है। तो इस प्रकार से बालक को मैथ है जो उस समय सिखाया जाता था। तो पैलेस वैल्यू, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बालक को आपको ब्लॉक और बॉक्स के माध्यम से सिखाया जाता था। तो डायस बॉक्स और ब्लॉक का कहने का मतलब तात्पर्य आपका यही हुआ कि बालक को मैथ जो सिखाया जाता था वो बॉक्स और ब्लॉक के द्वारा सिखाया जाता था बचपन में। और वो पैलेस वैल्यू भी था, डिवीजन भी था। पैलेस वैल्यू, डिवीजन, गुणनखंड, संख्या का मान, गुणनखंड, भागा, जोड़, घटाव। और ये बालक को जब सबसे छोटा था, बाल्यावस्था में था, तो बालक को उस समय ही उस चित्र में एक मैथ का किताब आता था, उसमें उस प्रकार से बालक को दिखा करके पूछा जाता था और घर में जो माता पिता थे उस बालक को उस प्रकार से पढ़ाते भी थे। तो यही था आपका डायस का बॉक्स और ब्लॉक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बच्चों को संख्या, मान, गुणनखंड, भागा, जोड़, संख्या, मान, गुणनखंड, घटाव बॉक्स और ब्लॉक के माध्यम के द्वारा सिखाया जाता है। तो उसी को कहा जाता है डायस, ब्लॉक और बॉक्स। डायस, ब्लॉक और बॉक्स, जिसमें कि बॉक्स और ब्लॉक के द्वारा बालक को सिखाया जाता है। और इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है बोर्ड मास। क्या आपका? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या करेंगे कि BO को काट देंगे, BO को क्या करेंगे? काट देंगे। D मतलब कि डिवीजन, भागा, M मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, M मतलब कि एडिशन, S मतलब कि सब्ट्रैक्शन। और BO को काट को लिख दीजिए PL मतलब कि पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू। तो आपको जब डायस बॉक्स से क्वेश्चन जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर आपको सिर्फ याद करना है बोर्ड मास। सिर्फ क्या याद करना है? बोर्ड मास याद करना है। तो बोर्ड मास में B और O को काट देंगे,
डी मतलब कि बालक को डिवीजन सिखाया जाता था, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता था, एडिशन सिखाया जाता था, सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता था और पैलेस वैल्यू सिखाया जाता था। तो ये सब के सब चीज़ बालक को बॉक्स और ब्लॉक के माध्यम से आपको सिखाया जाता था। कोई दिक्कत नहीं। और ये वीडियो आप समाप्त करते हैं क्योंकि क्लासेज आज का पूरा हो चुकी है। आज का क्लासेज आपको कैसा लगा, चैप्टर 1 आपको कैसा लगा, वो हमें जरूर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आज का क्लासेज आपको कैसा लगा। और ये चैप्टर 1 था मैथमेटियोलॉजी का, ये चैप्टर 1 आरंभ किया गया है और इसके जितने भी क्लासेज होंगे उसको चैप्टर वाइज आपको बता दिया जाएगा और सबका एक प्लेलिस्ट आज आपको बना दिया जाएगा। और इसका जल्द ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा लाइव में। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आदित्य स्टूडेंट क्लासेस के नाम से हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम पर आप हमें जुड़ करके हमसे प्रश्न जो पूछ सकते हैं। आपके मन के कोई भी डाउट हो, कुछ भी कोई दिक्कत हो और कोई प्रश्न आपसे सोल्व नहीं हो रहा हो सीटेट्स का, तो वो आप हमें टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। 847 मेंबर्स आपको टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग है और आदित्य स्टूडेंट क्लासेस नाम चैनल सर्च कीजिएगा तो आपको शो कर देगा। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।